लास्ट लेक्चर में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से डिस्कस किया था, पर एक दफ़ा बुक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले वो बता रहा है कि ये बुक बेस्ड है मैनिपुलेशन ट्रीटमेंट पर, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जितने भी आपके वर्टिब्रल डिसऑर्डर्स होंगे आप उन्हें मैनिपुलेशन के थ्रू ही ट्रीट करोगे। उसके लिए और भी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं जो कि अभी हमारा कंसर्न नहीं है। उसके बाद मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट को एक क्लैरिटी देने के लिए उसने थोड़ी एग्जांपल्स दी हैं कि इट इज़ नॉट लाइक अ गेम ऑफ गोल्फ। क्यों नहीं थी? क्योंकि इसमें गोल्फ में क्या हो रहा था कि आपका एक सेट टारगेट होता है और आप एक डायरेक्शन में ही अपनी बॉल को भेज रहे होते हो उस टारगेट को अचीव करने के लिए। इट इज़ लाइक अ गेम ऑफ चेस कि आप बार बार अपने प्लान्स बनाते हो, चेंज करते हो और अपने जो ओपोनेंट होता है उसके मूव्स के अकॉर्डिंग अपना प्लान बार बार चेंज कर रहे होते हो। उससे भी बेटर एग्जांपल है गेम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज की, जिसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो जाती थी। यानी अब आपने अपने जो पेशेंट है उसके साथ कम्युनिकेट भी करना है, फिर उसकी असेसमेंट करनी है, उसके रिजल्ट्स देखते हुए अपना अगली टेक्निक अप्लाई करनी है। इस तरह से आपको मैनिपुलेशन के बारे में समझाया जा रहा है। तो अब इन 3 एग्जाम्पल से हमें उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है और उस कॉन्सेप्ट को इसने यहाँ पर समराइज़ किया है। यानी कि मैनिपुलेशन में आप असेसमेंट करते हो, बार बार आप पेन रिस्पॉन्स और उसके एडेप्टेशन देख के अपना ट्रीटमेंट बनाते हो और आपका एक स्पेसिफिक मोड ऑफ थिंकिंग होता है। उन तीनों एग्जाम्पल के जरिए उसने आपको ये 3 चीज़ें समझाने की कोशिश की है। उसके बाद यहाँ 3 पॉइंट्स बताए हैं जिसकी वजह से मैनिपुलेशन के ट्रीटमेंट को ज़्यादा सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। वो 3 पॉइंट्स क्या थे, उनकी समरी आपको यहाँ पर लिख कर दी है। कंटिन्यूअल असेसमेंट हो रही होती है आपके पास, जेंटलनेस इन द इनिशियल ट्रीटमेंट आती है और फिर इसके इफेक्ट से हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस भी पता चल जाता है। अब वो कह रहे हैं कि ये 3 पॉइंट्स तो थे कि अब ये क्यों एक्सेप्ट हो गई सोसाइटी में, लेकिन पहले क्या होता था, 2 रीजंस थी जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस इसकी नहीं थी या स्लो एक्सेप्टेंस थी सोसाइटी में। वो 2 रीजंस ये थी कि जो आपके डायग्नोस्टिक टाइटल्स यूज़ होते थे वो इतने ज़्यादा अपीलिंग नहीं होते थे टूवर्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स को, और दूसरी रीज़न ये थी कि आप इसे सही तरीके से अप्लाई नहीं करते थे, जिसकी वजह से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते थे या इसकी वजह से डिजास्टर्स हो रहे थे। अगेन यहाँ पर वही बात बताई हुई कि डिजास्टर्स जो गलत एप्लीकेशन की वजह से होते थे, अब आप उनको किस तरह से ओवरकम कर रहे हो। बार बार एनालिटिकल असेसमेंट, कंटिन्यूस एनालिटिकल असेसमेंट करवाकर इनिशियल जो आप टेक्निक अप्लाई कर रहे होते हो वो जेंटली अप्लाई करते हो। और थर्ड पॉइंट आ जाता है यही कि आप पेन रिस्पॉन्स देख रहे होते हो, पेशेंट की एडेप्टेशन देख रहे होते हो, बार बार अपना प्लान उसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे होते हो। उसके बाद बुक में पैसिव मूवमेंट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। वो मूवमेंट जो कि आप एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू करवा रहे थे, हमने देखा कि वो मशीन के थ्रू भी करवा सकते थे या किसी और बंदे के जरिए भी करवा सकते थे, लाइक फिजियोथेरेपी। और पीस ऑफ इक्विपमेंट क्या था हमारे पास, जैसे कि सीपीएम कंटिन्यूस पैसिव मोशन मशीन थी। अब जो पैसिव मूवमेंट्स होती है उनमें 2 तरह की मूवमेंट हमने पढ़ी थी, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, इननेसेसरी मूवमेंट। डिफरेंस क्या था, वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी आना चाहिए। और फिर यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है इंटरफेरेंशियल जॉइंट की, ये मैंने पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। उसके बाद आपके मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है कि मैनिपुलेशन होती क्या थी, रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके पास ये जो की नोट लिखा हुआ है ये बस पढ़ लें आप लोग। क्या था कि मैनिपुलेशन हमारे पास शॉर्ट एम्पलीट्यूड विद हाई स्पीड परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट पेज पे आपके पास मोबिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि जो मोबिलाइजेशन थी हमारे पास वो इस तरह से करवाई जाती है कि पेशेंट इसको ड्यूरिंग मूवमेंट रोक भी सकता है। ठीक है, फिर हमने मोबिलाइजेशन को 2 तरह से डिवाइड किया था, 2 ग्रुप्स में बेस्ड अपॉन द फंक्शन। पहले वो थी जो कि पेन रिलीफ करवाती थी और रिस्टोर करवाती थी आपकी फुल रेंज ऑफ मोशन को। ठीक है, उसमें आप पैसिवली ऑसिलेशंस देते हो या सस्टेन स्ट्रेच करवाते हो। सेकंड ग्रुप हमारे पास वो आ जाता था जिसमें हम मेंटेन करवाते हैं फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन को। ठीक है, ये 2 हमारे पास ग्रुप्स आ गए थे। की नोट में अगेन उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद मैनिपुलेटिव थेरेपी में उसने कुछ बातें बताई हैं कि अक्सर जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं या जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं आपस में, तो मैनिपुलेटिव ट्रीटमेंट के अंदर हम एक बस पर्टिकुलर टेक्निक को डिस्कस करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या होता है कि हम बस उस टेक्निक पे फोकस करते रहते हैं। जो पूरा मैनिपुलेटिव ट्रीटमेंट है या उसकी बाकी जो अप्रोचेस हैं, उसका बाकी कॉन्सेप्ट है, हम उसे डिस्कस ही नहीं करते, जिसकी वजह से हम पूरी पिक्चर को देख नहीं पाते। बस ये बात इसमें लिखी है। फिर सेकंड पॉइंट में वो कहते हैं कि इस चैप्टर का यही मकसद था कि हम एज अ होल ट्रीटमेंट को डिस्कस करें। आप पूरे चैप्टर में पढ़ोगे कहीं ग्रेड 1 का पर्टिकुलर जिक्र नहीं है, वो होल ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताते हैं, होल एप्लीकेशन के बारे में एज अ होल डिस्कस करें कि उसकी बेसिस क्या है। फिर अगर हम मैनिपुलेटिव ट्रीटमेंट को डिवाइड करते थे तो इसके 4 पार्ट्स बन रहे थे। पहला क्या था, एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, थेरेपिस्ट का मोड ऑफ थिंकिंग एंड प्लानिंग कि उसने कैसे ट्रीटमेंट को लेकर चलना है। फिर वो ट्रीटमेंट टेक्निक कौन सी अप्लाई करेगा, और फोर्थ पॉइंट था हमारे पास असेसमेंट का। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक पे डिस्कशन आ जाती है और इसमें वो कहते हैं कि टेक्निक एक वेल डिफाइंड चीज़ नहीं है कि ये हैंड प्लेसमेंट होगी, थेरेपिस्ट की पोजीशन होगी, पेशेंट पोजीशन होगी, तो अब आप हर पेशेंट को उसी तरह से डील करो। ऐसा नहीं होता, हर पेशेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी टेक्निक को चेंज करते हैं और हम देखते हैं कि उस पेशेंट के क्या करैक्टरिस्टिक है, उसको क्या चीज़ ज़रूरत है और उसका बॉडी टाइप क्या है, उसका पेन कितना सवियर है, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी टेक्निक को चेंज करते रहते हैं। तो इसमें वही सारी स्टोरी लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, जैसे वो यहाँ पर कह रहे हैं ना कि टेक्निक एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो चेंज होता है पेशेंट टू पेशेंट, लेकिन उसकी बेसिस हमेशा सेम रहती है कि बेस उसकी ठीक है, आगे आपने जिस तरह का मर्जी घर बनाना है। ठीक है, मतलब उसकी बेस या बेसिक प्लान उसका सेम रहेगा। अब वो बेसिक प्लान क्या होता है आपकी टेक्निक का, कि उसमें सारी मूवमेंट्स इन्वॉल्व हो, उसमें पैसिव मूवमेंट हो, उसमें एसेसरी मूवमेंट्स इन्वॉल्व हो, उसमें स्ट्रक्चर्स पैल्पेट किए जाएं। जब आप अपनी ट्रीटमेंट टेक्निक को सेलेक्ट करते हो तो उसकी फर्स्ट नेसेसरी यही होती है कि पैसिव मूवमेंट्स और पोजीशन परफॉर्म की हो और उन मूवमेंट्स के थ्रू पेशेंट के सिम्टम्स प्रोवोक हों। ठीक है, तो ये आपकी मतलब बेसिस हो जाती हैं। जैसे एक घर बनाते हैं उसके नीचे हम बुनियादें रखते हैं ना, तो दिस इज द बुनियाद ऑफ योर टेक्निक। ओके, फिर टेक्निक में हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ग्रेड्स के एंड रिदम के। ग्रेड में आपको कहते हैं कि ग्रेड का पता होना क्यों ज़रूरी था, ताकि आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो, आपकी टीचिंग बेहतर हो, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी फाइनल हो जाए। और एब्रीविएशन में आप यूज़ करते हो तो ये एक आपका टाइम भी बचा लेता है और आप में एक प्रोफेशनलिज्म भी लेकर आता है। इसको यहाँ पर की नोट्स में लिखा हुआ है। फिर आगे हम रिदम की बात कर लेते हैं। रिदम में आपको बताया कि जो आपका रिदम था वो 2 तरह से था। एक था आपके पास जेंटल स्मूथ रिदम और दूसरा आपके पास था स्केटो रिदम।
अब जो जेंटल रिदम था वो हम तब यूज़ कर रहे थे जब आपके पास कोई पेनफुल कंडीशन के साथ पेशेंट आता था और उसमें बहुत जल्दी सिम्टम्स प्रोवोक हो जाते थे, तो हम स्लो एंड स्मूथ रिदम को अप्लाई करते थे, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया कि जब पेशेंट आपके पास क्रॉनिक डिसऑर्डर के साथ आए और वो तभी उसके सिम्टम्स प्रोवोक हो जब हम उसे एंड रेंज पर लेकर जाते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा रिदम यूज़ करेंगे, स्टिकेटो रिदम। और यहाँ पर फिर उसी बात को उसने नोट में लिखा हुआ है। तो आपका रिदम होता है टेक्निक का, वही आपकी क्वालिटी बता रहा होता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ टेक्निक कैसी है। अब वो दो तरह का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल कंडीशन, और वो जो क्लिनिकल कंडीशन थी वो ऊपर उसने बताई थी, एक्यूट कंडीशन और क्रॉनिक कंडीशन। क्लिनिकल मोड ऑफ थिंकिंग आता है जिसमें हमने ब्रिक वॉल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उससे पहले वो आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता रहे हैं, बट इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इसमें यही बता रहा है कि थेरेपिस्ट को बहुत कुछ पता होता है, लेकिन उसे कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आई नो एवरीथिंग, ठीक है। कुछ ना कुछ होता है जो आप न्यू डिस्कवर कर रहे हो, तो इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, स्टडीज़ करनी पड़ती हैं और हाइपोथेसिस को प्रपोज करना होता है, ठीक है। न्यू कंडीशंस आ रही होती हैं, न्यू एडवांसमेंट्स हो रही होती हैं, तो वो आपको साथ साथ स्टडी करते रहना होता है। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट है उसको मेडिकल नॉलेज किन 4 एरियाज़ में होनी चाहिए, एनाटमी, फिजियो, बायोमैकेनिक्स एंड पैथोलॉजी, ठीक है। जो आप पिछले 4 सालों में इन चीज़ों को क्यों पढ़ रहे थे, वो यही बात थी कि ये नहीं पता होगा तो आप अपने पेशेंट का अच्छा डायग्नोसिस नहीं बना सकोगे। डायग्नोसिस नहीं होगा यानी असेसमेंट गलत हो गई आपकी, तो ट्रीटमेंट पूरा गलत हो गया। फिर यहाँ पर बताया कि अब वैरायटी क्या आपको मिल रही है, पेशेंट आ रहे हैं और उसके पास एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्लिनिकल साइंस है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक तरह के क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स से हमें बहुत से डायग्नोसिस बन रहे होते हैं, यानी कि बहुत से डिसऑर्डर्स का एक ही तरह से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आ रही होती है, या आपके पास एक डिसऑर्डर है और उसकी डिफरेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो सकती हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ चल रही होती हैं हमारे पास। अगर फिजियोथेरेपिस्ट इसी बात में फंसा रहे कि अच्छा ये इसके बहुत सी कॉजेज हो सकती हैं, इस कॉज की बहुत सी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो सकती है, तो वो तो कभी भी ट्रीटमेंट अप्लाई ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके पास तो कोई चीज़ कंफर्म ही नहीं हो रही। तो यहाँ पर उसने आपको ब्रिक वॉल का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। जो ब्रिक वॉल अप्रोच थी उसके फिर यहाँ पर आपको 3 जो है एडवांटेजेस बताए हुए हैं, बेनिफिट्स बताए हुए हैं, जो कि डिस्कस कर चुके हैं हम डिटेल में, और इसको बस रीड आउट कर लें आप लोग। और इसके बाद उसने ब्रिक वॉल अप्रोच की डेफिनेशन बताई। तो यहाँ पर सीक्वेंस थोड़ा ख़राब है, जो कि आपको पहले ये पता होना चाहिए। थ्योरी सारी यहाँ पर है, इसमें अच्छे से इसको डिस्कस किया हुआ है कि आप 2 कंपार्ट। पहली बात ये होती है कि ब्रिक वॉल अप्रोच में थेरेपिस्ट जो होता है उसको मोड ऑफ थिंकिंग पता चल जाता है कि उसने किस तरह से सोचना है, तो ये एक गाइड के तौर पे काम करती है। दूसरा पॉइंट इसमें बताया कि आप 2 कंपार्टमेंट्स बताते हो, और एक कंपार्टमेंट में अपनी आप नॉलेज, हाइपोथेसिस, इंप्रेशन को रखते हो, अपने कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इंडिकेशंस को रखते हो, और दूसरे कंपार्टमेंट में आप अपने क्लिनिकल पिक्चर को रखते हो, क्लिनिकल एविडेंस को रखते हो, ठीक है, जो हिस्ट्री, साइन एंड सिम्टम्स की सूरत में आपके पास मौजूद है। मैं इसका एडवांटेज आपको बताया हुआ है कि इस तरह से आपकी जो थ्योरेटिकल थिंकिंग और क्लिनिकल थिंकिंग होती है वो क्लैश नहीं करती, और आप बायस के बगैर यानी फेवरेटिज्म के बगैर अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हो। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन एप्रोप्रिएट वर्डिंग आ जाता है। इसमें आप कहते हैं कि अगर आप लिख गलत रहे हो या बोल गलत रहे हो, उसका मतलब है कि आप सोच भी गलत रहे हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है फिजियोथेरेपिस्ट सोच समझ के अपने अल्फाज को बोले। ये हर इंसान पे एप्लीकेबल है, ठीक है। बट पर्टिकुलरली फिजियोथेरेपिस्ट, आप पेशेंट के साथ डील करो, आप जो बोलोगे पेशेंट उस पर ट्रस्ट करेगा, और आप गलत बोलोगे तो पेशेंट भी गलत सोचेगा, और फिर वो अपने जो है आप लोगों का एक जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे यहाँ पर एक एग्जांपल देके समझाया हुआ है। एग्जांपल की उसमें ये बताया जा रहा है कि सपोज एक पेशेंट थेरेपिस्ट की कन्वर्सेशन को बताया है कि थेरेपिस्ट ने पेशेंट से पूछा कि आपको किस जगह दर्द होता है। पेशेंट ने हाथ लगाकर बताया कि सैक्रोइलिक जॉइंट जो है ना, उसको तो नहीं पता है सैक्रोइलिक जॉइंट है, ठीक है, बस उसने हाथ लगा दिया कि मुझे इस जगह दर्द हो रहा है। अब जो फिजियोथेरेपिस्ट है कभी भी ये नहीं कहेगा कि मिस्टर एक्स को सैक्रोइलिक पेन है। अब क्यों गलत है, क्योंकि थेरेपिस्ट ने अपना कंक्लूजन दे दिया, उसने बात ही खत्म कर दी कि हाँ इसको तो सैक्रोइलिक पेन है, जबकि थेरेपिस्ट को कहना चाहिए था कि येस यू हैव पेन इन दिस एरिया। और इसमें क्या फ़र्क हुआ कि आपने अपने डायग्नोसिस के ऑप्शन अभी ओपन रखे हैं कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करोगे और फिर आप उसे कंफर्म करोगे कि येस दिस कुड बी द रीज़न। यहाँ पर आपने अपना वैसे ही डायग्नोसिस दे दिया, सैक्रोइलिक पेन, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, वर्डिंग आपने केयरफुल होकर यूज़ करनी होती है, और बाकी सब में भी वो यही बता रहे हैं। और आ जाता है लिसनिंग। लिसनिंग इज सच एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट, लेकिन आपको हैरानी होगी कि बहुत ज़्यादा जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं वो इसको इग्नोर करते हैं। आपने बात अक्सर सुनी होगी कि अगर डॉक्टर अपने मरीज़ को अच्छे से सुन लेता है तो मरीज़ की आधी बीमारी जो होती है वहीं पर, या मरीज़ का जो आधा मसला होता है वहीं पर हल हो जाता है। अब वो क्यों होता है, जब आप किसी पेशेंट को एक्टिव लिसन करते हो तो आप उसकी जो वर्बल क्यूज़ या नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं आप उन्हें देख रहे होते हो, फिर आप उनकी रीज़न को ढूंढते हो, वो जो बात बताता है आप उस पर बिलीव करते हो कि हाँ वाकई से मसला होगा। ऐसा नहीं कहते कि अच्छा तो एम ही बोल रहे हैं। जब आप एक्टिव लिसन करते हो तो आप उस पर सोचते हो कि अच्छा इसकी क्या रीज़न होगी कि मरीज़ ने ऐसा मुझे बोला है या ये मुझे सिम्टम शो किया है। अब उसकी क्वालिटीज़ होती हैं कुछ, कि आपका माइंड जो है वो फ्री फ्लोइंग हो, डायरेक्टेड हो, उसमें रीडायरेक्ट होने की कैपेसिटी हो। ऐसा नहीं कि आपने जो चीज़ सोच ली बस आप अब उस पर ही वर्कआउट करोगे, नहीं। जो अगर पेशेंट आपके पास न्यू साइन सिम्टम लेकर आया तो आपने उसे देखते हुए अपना प्लान रीडायरेक्ट करना है। फिर सटल जो कमेंट्स होते हैं, लाइक छोटे छोटे क्यूज़ आपको मिल रहे होते हैं जो कंडीशंस को इंडिकेट करते हैं, तो उनसे आप इन्फ्लुएंस हो सको। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है कि जो पेशेंट की बॉडी होती है वो जिस तरह से उसको फील हो रहा होता है ना, वो आपको दूसरे बंदे को नहीं फील हो सकता, ठीक है। ये तो हम सबको पता है कि जिस बंदे पे जो गुजर रही होती है वो वही जानते हैं, तो वो वही बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सेप्ट कि आपने जो अभी तक थ्योरेटिकल नॉलेज गेन किया है, आप उसकी बेसिस पर, फैक्ट्स की बेसिस पर आप अपनी क्लिनिकल जजमेंट करो। इसकी बजाय साथ साथ आप पेशेंट को भी कंसिडर करो, वो जो बात कह रहा है उसको भी कंसिडर करो, तो आपकी बेहतर जजमेंट हो जाएगी। थिंक का एक और फायदा होता है कि जब आप गौर से अपने पेशेंट को सुनते हो तो आप थ्रू आउट द सेशन ना उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे वो जिस टोन में या जिस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस करे, या वो जिस तरह से उसने कुछ अल्फाजों को बोला, आप वो उनको पिकअप करते हो और उसी तरह से वो उसके साथ कम्युनिकेट करते हो। उससे क्या होता है कि पेशेंट को ना अच्छा फील होता है कि अच्छा डॉक्टर जो है वो मेरे लेवल का है। ऑफकोर्स आप उसके लेवल का नहीं हो, लेकिन जस्ट टू शो द एम्पैथी, ठीक है, कि येस ही इज़ अंडरस्टैंडिंग मी, और ये कोई ऐसी अजीब मखलूक नहीं आ गई मेरे साथ जिससे मैं बात ही नहीं कर सकता। वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, वो ज़्यादा बेहतर आपके साथ कम्युनिकेट करता है, जिससे आपको अपनी असेसमेंट में हेल्प होती है। फिर यहाँ पर वही बातें बताई हुई हैं कि एग्जाम्पल्स देकर एक दफ़ा रीड आउट कर लें।
उसके बाद एग्जामिनेशन के 6 पॉइंट आ जाते हैं। अब एग्जामिनेशन में वो कहते हैं कि 2 और भी पॉइंट्स थे, लेकिन वो यहाँ पर डिस्कस नहीं है, जो कि सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन। वो आगे हमारे पास जो चैप्टर्स हैं उनमें दिया में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर बस एक ओवरव्यू है कि जो आपकी एग्जामिनेशन है उसमें साइट एंड काइंड सबसे पहले फाइंड आउट करनी है, फिर फंक्शनल मूवमेंट्स को देखना है, स्टैंडर्ड टेस्ट करवाने चाहिए, कपलिंग करवाते हैं मूवमेंट्स की, डिफरेंशिएशन टेस्ट करवाते हैं और एसेसरी मूवमेंट एंड कैलकुलेशन। तो ये 6 पॉइंट्स हमारी एग्जामिनेशन में इंक्लूड होते हैं। फिर इससे नेक्स्ट पेज में आपके पास डिफरेंशिएशन टेस्ट के बारे में बताया है कि डिफरेंशिएशन टेस्ट आप तब करते हो जब आपने कोई मूवमेंट करवाई है और उस मूवमेंट में पैसिव मूवमेंट करवाई है और उस मूवमेंट में आपके पास 2 जॉइंट्स इन्वॉल्व थे, यानी कि दोनों जॉइंट में अब मूवमेंट हुई और मूवमेंट के बाद क्या हुआ, पेशेंट को सिम्टम्स आने शुरू हो गए। अब थेरेपिस्ट कंफ्यूज हो गया कि ये तो 2 जॉइंट इन्वॉल्व है, तो जॉइंट सपोज जॉइंट 1 की वजह से सिम्टम्स आ गया या जॉइंट 2 की वजह से उसको सिम्टम आ गया है। तो यहाँ पर फिर आप डिफरेंशिएट करते हो कि कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व है, कौन सा कॉजिंग फैक्टर है उसके पेन का। तो डिफरेंशिएट करने के लिए पहले आप पूरी मूवमेंट परफॉर्म करवाते हो पेशेंट पे, उसी उन दोनों जॉइंट्स की, ठीक है। फिर क्या करते हो कि जॉइंट 1 पे मूवमेंट को रिड्यूस कर देते हो और जॉइंट 2 पे मूवमेंट को बढ़ा देते हो, और सिम्टम्स अगर आ गए तो इसका मतलब जॉइंट 2 इन्वॉल्व था। इसी को फिर रिवर्स कर दो कि अब जॉइंट 2 की मूवमेंट को कम कर दो और जॉइंट 1 की मूवमेंट को बढ़ा दो। अब पेशेंट ने कंप्लेन की है पेन की, तो कौन इन्वॉल्व है, जॉइंट 1। तो ये जॉइंट्स पे भी हो सकते हैं, इससे हमें न्यूरल स्ट्रक्चर्स वगैरह का पता चल जाता है कि क्या इन्वॉल्वमेंट थी। तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन टेस्ट। तो बताया कि आप अपने ट्रीटमेंट को पेशेंट की हिस्ट्री, साइन एंड सिम्टम्स के साथ कैसे रिलेट कर रहे हो। तो हमने ब्रिक वॉल अप्रोच पढ़ी थी, जहाँ पर एक कंपार्टमेंट में हमारा सारा थ्योरेटिकल नॉलेज था, यानी कि पैथोलॉजिकल एनाटमी और वो सब कुछ चल रहा था, बायोमैकेनिक्स। दूसरे में हमने उसका एविडेंस रखा था, जो कि हिस्ट्री साइन एंड सिम्टम्स थे। और हम क्या करते थे, दोनों को रिलेट करते थे। अच्छा, ये पैथोलॉजी हो सकती है जिसकी वजह से ये प्रेजेंटेशन हो, एनाटमी में ये मसला हो सकता है पेशेंट की जिसकी वजह से ये प्रेजेंटेशन हुई, तो ठीक है, हम इस तरह से रिलेट कर रहे थे। अब वो कहते हैं जब आपको पता चल जाता है ना कि पेशेंट का ये रिस्पॉन्स है, उसका ये मसला है, यानी कि उसके पेन ये है, उसका बिहेवियर ये है, साइट ऑफ पेन ये था, पोजीशंस पे वो ये रिस्पॉन्स कर रहा है, तो आपको जब ये सारा नॉलेज होता है अच्छे से, तो आप उसका ट्रीटमेंट बेहतर कर सकते हो। और यही इस सारे का कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात इस टॉपिक में आती है कि ट्रीटमेंट सेशन जो हमने अभी अप्लाई किया है उसका टाइम लाजमी रिकॉर्ड करना है। इससे क्या होता है कि हमारे पास नॉलेज या डाटा कलेक्ट हो रहा होता है देखने के लिए कि हमने ट्रीटमेंट सेशन अप्लाई कर दिया इस टाइम पर, और उसके बाद हमने असेसमेंट करनी होती है पेशेंट के पेन रिस्पॉन्स की। अच्छा, ये ट्रीटमेंट अप्लाई किया था तो पेन रिस्पॉन्स कम हो गया, ये टेक्निक अप्लाई की उसके बाद हमने इस टाइम पे पेन रिस्पॉन्स चेक किया तो पेन बढ़ गया। तो हम चीज़ों को रिलेट कर रहे होते हैं, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट, दोनों चीज़ों को इस तरह से रिलेट करके देख रहे होते हैं। और जिस ट्रीटमेंट पे उसका पेन कम होता है फिर उसे हम कंटिन्यू करवाते हैं, जिसकी वजह से पेन बढ़ जाता है उसे हम डिसकंटिन्यू करवा देते हैं या मॉडिफाई कर देते हैं। फिर हमारे पास असेसमेंट एंड एनालिटिकल असेसमेंट आती है। इसमें 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसने बताया कि अच्छी असेसमेंट करने के लिए थेरेपिस्ट की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो ओपन माइंडेड होना चाहिए, प्लास्टिक इनोवेशन होनी चाहिए, डिसिप्लिन, लॉजिकल होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में बताया कि असेसमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है ये, क्योंकि हम इसके थ्रू पेशेंट के फीचर्स को फिट कर रहे होते हैं जिक्सॉ पजल की तरह, ठीक है। हम असेस करते हैं, हम उसके रिस्पॉन्सेस चेक करते हैं डिफरेंट मूवमेंट से, फिर हम देखते हैं ओके दिस मूवमेंट इज फाइन, दिस इज गुड, ये खराब है, ये कल्प्रेट है, इसकी वजह से इसको ये वाला फीचर आया, उसकी वजह से इसकी ये मूवमेंट लिमिटेड हुई। तो देखो हम एक पजल की तरह से सॉल्व करें थ्रू असेसमेंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट में यहाँ देखो कि बताया कि असेसमेंट आपको कहाँ लेनी है, हिस्ट्री के दौरान, एग्जामिनेशन के दौरान, फिर ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग जो चेंजेस आई उनको असेस करना है। फिर आपने अप्लाई किया तो इसमें असेस करोगे, फिर ट्रीटमेंट जब एंड हो गया तो उसके एंड रिजल्ट को असेस करोगे। नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस की है बॉडी की 2 इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़। इनहेरेंट का मतलब जो इनबिल्ट, यानी कि नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, आपको बाहर से फोर्सफुली नहीं उसे बताना पड़ता बॉडी को, ठीक है। सबसे पहले आ जाती है बॉडीज़ कैपेसिटी टू अडेप्ट। अब इसकी सबसे जो एग्जांपल आप एडेसिव कैप्सुलाइटिस में देखोगे कि उसमें बंदा जो है अपनी बॉडी को इस तरह से अडेप्ट करता है कि ऑल दो उसका जो डिजीज़ है या पैथोलॉजी अंदर चल रही है बॉडी में, उसकी वजह से उसका शोल्डर जॉइंट फुली फ्लेक्स नहीं हो सकता, ऊपर तक नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है कि अपनी बॉडी को इस तरीके से अडेप्ट या कंपनसेशन करता है उसकी, वो अपनी ट्रंक की मूवमेंट दूसरी साइड पे करने लग जाता है कि बाजू खुद ब खुद ऊपर चली जाए। लेट्स सपोज मेरे पास पेशेंट आ गया एडेसिव कैप्सुलाइटिस का, और मैंने असेसमेंट के दौरान उससे पूछा कि सर आपकी बाजू ऊपर जाती है, कितनी ऊपर जाती है, तो वो सर मुझे कहेंगे कि नहीं मेरी तो बाजू में कोई मसला ही नहीं है इस तरीके का, मेरी बाजू पूरी ऊपर चली जाती है। अच्छा, मुझे हैरानी होगी क्योंकि बाकी तो टेस्ट उनके सारे एडेसिव के पॉजिटिव आए थे, लेकिन बाजू क्यों ऊपर जा रही है, उनकी नहीं जानी चाहिए थी। तो मैं उनसे कहूँगी कि अच्छा मुझे परफॉर्म करके दिखाएं, बाजू ऊपर लेकर जाए अपनी। और वो क्या करेंगे, जब ऊपर लेकर जाएंगे तो आधी उनकी बाजू ऊपर गई, इससे ऊपर जाने के लिए उन्होंने अपनी ट्रंक को मूव करना स्टार्ट कर दिया। बाजू वहीं पर थी, असल में अब उनकी ट्रंक मूव हो रही थी, जिसकी वजह से बाजू उन्हें ऐसा लगा कि यस बाजू ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर मुझे कंसिडर करना चाहिए इस चीज़ को कि पेशेंट जो होते हैं उसकी बॉडी ने अडेप्टेशंस की होती हैं, जिसकी वजह से उसे लग रहा होता है कि हाँ मेरा काम चल रहा है, लेकिन असल में अंदर से उसको मसले होते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का। सेकंड कॉन्सेप्ट है बॉडीज़ कैपेसिटी टू इन्फॉर्म। हम अक्सर सुनते हैं कि जिसके साथ होता है ना वही जानता है कि क्या हुई थी उसके साथ, जो बीती थी उसके साथ। तो यहाँ पर बहुत क्लिनिकली इसकी बहुत अच्छी एक एप्लीकेशन बताई हुई है कि जो पेशेंट जिस बीमारी से गुजर रहा है उसके अंदर जो हो रहा है, उसको जिस तरह का दर्द हो रहा है ना, वो वही बेहतर समझ सकता है। एक आप ऑल्दो हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस बीमारी से, या हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उस बीमारी से नहीं गुजरे होते, उस तरह से उस चीज़ को फील नहीं कर सकते, उसके पेन को फील नहीं कर सकते। हम तो बस टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं और हम कह देते हैं अच्छा आपको ये पेन है, ये मसला है। तो जो लेकिन जो पेशेंट है उसके अंदर वो चीज़ चल रही है, तो उसे बेहतर पता है कि मुझे यहाँ मसला है, पेन यहाँ रेडिएट करता है। तो हमेशा असेसमेंट के दौरान आप अपने पेशेंट को वैल्यू देते हो, उसको इंपॉर्टेंस देते हो कि आपको बेहतर पता है, उससे अपने ट्रस्ट में लेते हो कि आपके अंदर जो हो रहा है, आपको जिस तरह से फील होता है, जिस टाइम पे पेन होता है, कहाँ रेडिएट करना है, वो बेहतर आप जानते हैं क्योंकि आपकी बीमारी है। आप मुझे बताएंगे, मैं उस पर काम करूँगा और आपका इलाज बेहतर करूँगा। तो इस पूरी चीज़ का ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट आपके पास समरी है, और मुझे लगता है कि मैंने एक्सप्लेन कर दी कि आप समरी अच्छे से खुद कर सकते हो। दैट्स इट, यही था चैप्टर 1 में। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे।